जय हिंद। लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी के बारे में हम बात कर रहे थे और इससे पिछले सेशन में हमने रेलवेज के बारे में, पाइपलाइंस के बारे में और वाटरवेज के बारे में पढ़ा था। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मेजर सी पोर्ट्स के बारे में, और ये ऐसा टॉपिक है जो कि मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। तो इस पूरे टॉपिक को हम मैप के थ्रू ही पढ़ेंगे, बिकॉज मैप के थ्रू पढ़ने में ईजी रहेगा, बहुत ईजिली समझ में आएगा। देखो शुरू करते हैं। हमें ये पता है कि हमारे कंट्री की कोस्ट लाइन है 7516.6 किलोमीटर, और ये तो अब तक आपको रट जाना चाहिए बिकॉज कई बार अपन ने पढ़ा है। हमारे कंट्री की कोस्ट लाइन कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। हमारे कंट्री में 12 मेजर पोर्ट्स हैं, बहुत सारे नॉन मेजर पोर्ट्स हैं, लेकिन मेजर पोर्ट्स कितने हैं? 12 हैं। और पोर्ट्स की इंपॉर्टेंस आपको समझ में आती है बिकॉज हमारे कंट्री में जितना भी फॉरेन ट्रेड होता है उसका 95% ट्रेड बाय वॉल्यूम किसके थ्रू होता है? वाटरवेज के थ्रू होता है। तो ये जो 12 मेजर सी पोर्ट्स हैं इनकी बेहद इंपॉर्टेंस है। एक एक करके इन 12 मेजर सी पोर्ट्स को अपन देखेंगे। देखो सबसे पहले है दीनदयाल पोर्ट। ये जो दीनदयाल पोर्ट है ये गुजरात के कच्छ रीजन में लोकेटेड है, और इस दीनदयाल पोर्ट को कांडला पोर्ट भी बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? कांडला पोर्ट भी बुलाया जाता है। ये दीनदयाल पोर्ट टाइडल पोर्ट है, और टाइडल पोर्ट का मतलब क्या होता है? टाइडल पोर्ट वो होता है जो कि टाइड से इन्फ्लुएंस होता है। जो भी नॉन टाइडल पोर्ट होता है उसका वाटर लेवल लगभग सेम रहता है थ्रू आउट द ईयर, लेकिन जो टाइडल पोर्ट्स होते हैं उनका वाटर लेवल टाइड के साथ में फ्लक्चुएट करता है। जब हाई टाइड होगी तो वाटर लेवल इंक्रीज हो जाएगा, जब लो टाइड होगी तो वाटर लेवल डिक्रीज हो जाएगा। तो ये जो दीनदयाल पोर्ट है ये टाइडल पोर्ट है। और इसकी कहानी क्या है? जब पार्टीशन हुआ तो जो कराची पोर्ट था वो चला गया पाकिस्तान के पास में, तो सारा लोड आ गया मुंबई पोर्ट के ऊपर। मुंबई पोर्ट के लोड को कम करने के लिए इंडिपेंडेंस के बाद हमने इस दीनदयाल पोर्ट को डेवलप करने की शुरुआत करी। दो चीज़ें, एक तो दीनदयाल पोर्ट, इसको कांडला पोर्ट भी बुलाया जाता है, और दूसरा दीनदयाल पोर्ट इज़ अ टाइडल पोर्ट। फिर इसके नीचे है मुंबई पोर्ट, और मुंबई पोर्ट हमेशा से बेहद इंपॉर्टेंट है। मुंबई पोर्ट इनफैक्ट हमारी कंट्री का बिगेस्ट पोर्ट है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मुंबई पोर्ट के जस्ट नीचे देखोगे तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, और ये जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है इसको बनाया गया था मुंबई पोर्ट को डीकंजेस्ट करने के लिए, मुंबई पोर्ट के बर्डन को और थोड़ा कम करने के लिए, डिवाइड करने के लिए बनाया गया जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को। और ये जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है ये आज की डेट में हब पोर्ट है। हब पोर्ट का मतलब आज की डेट में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट सेंटर बन गया है। यहाँ से बहुत सारे शिप्स जाते हैं और बहुत सारे शिप्स आते हैं। देखो हमने 3 पोर्ट्स के बारे में बात की। पहला हमने बात की दीनदयाल पोर्ट के बारे में, जिसको कांडला पोर्ट भी बुलाया जाता है, और ये कैसा पोर्ट है? टाइडल पोर्ट है। दूसरा हमने बात की मुंबई पोर्ट के बारे में, ये हमारे कंट्री का बिगेस्ट पोर्ट है। फिर तीसरा हमने पढ़ा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के बारे में, ये आज की डेट में हब पोर्ट बन गया है। इसके नीचे देखोगे तो गोवा में है मार्मगांव पोर्ट, और ये जो मार्मगांव पोर्ट है अपन ने ये पढ़ा हुआ है कि गोवा में आयरन ओर की बेल्ट है, तो जितना भी आयरन ओर निकाला जाता है उसको एक्सपोर्ट किया जाता है इस मार्मगांव पोर्ट से। इसके जस्ट नीचे देखोगे तो कर्नाटका में है न्यू मंगलोर पोर्ट, और कर्नाटका में एक बहुत फेमस माइंस है कुद्रेमुख माइंस, और कुद्रेमुख माइंस से 100% एक्सपोर्ट होता है आयरन ओर का। तो कुद्रेमुख माइंस से जो आयरन ओर्स का एक्सपोर्ट होता है वो होता है न्यू मंगलोर पोर्ट के थ्रू। और इसके नीचे देखोगे तो इसके नीचे है कोची पोर्ट। ये कहाँ पर है? केरला में है। इनफैक्ट ये जो कोची पोर्ट है ये हमारे कंट्री का एक्सट्रीम साउथ वेस्ट पोर्ट है। सबसे साउथ वेस्ट लोकेशन पर लोकेटेड कौन सा पोर्ट है? हमारा कोची पोर्ट है। और ये जो कोची पोर्ट है ये लगून के एंट्रेंस पे लोकेटेड है। लगून के एंट्रेंस पे लोकेटेड है, इसका मतलब क्या है? लगून का मतलब होता है सॉल्ट वाटर लेक सेपरेटेड फ्रॉम द सी बाय अ सैंड बार। इसको कैसे समझें? मान लेते हैं कि ये हमारे कंट्री की कोस्ट लाइन है। अब लगून क्या होता है? यूजुअली क्या होगा कि ओशन का जो वाटर है वो कोस्ट लाइन तक आएगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी सैंड का डिपोजिशन कुछ इस तरीके से होता है कि सैंड का बार डिपॉजिट हो जाएगा और पानी जो है वो बीच में फंस जाएगा। ऊपर से देखने में ऐसा लगेगा कि ये जो पानी फंसा हुआ है ये ओशन से अलग है, ये कोई छोटी सी लेक है, और इसके एंट्रेंस पे पोर्ट लोकेटेड है अपना कोची पोर्ट। बेसिकली ये जो सैंड बार ने इस छोटी सी वाटर बॉडी को सेपरेट किया हुआ है ओशन से, इसको अपन बोलते हैं लगून। और ऐसे ही एक लगून के एंट्रेंस पे लोकेटेड है हमारा कोची पोर्ट। होपफुली ये आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने बात ये की
कि एक है दीनदयाल पोर्ट, और इसको इसी सीक्वेंस में याद रखना, बिकॉज सीक्वेंस अगर फॉलो करोगे तो चीज़ें इजीली याद होंगी। दीनदयाल पोर्ट इज ऑल्सो नोन एज कांडला पोर्ट। ये जो दीनदयाल पोर्ट है ये टाइडल पोर्ट है। दूसरा हमने बात करी मुंबई पोर्ट, ये हमारे कंट्री का बिगेस्ट पोर्ट है। फिर इसके नीचे है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ये जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है ये आज की डेट में हब पोर्ट बन गया है। फिर इसके नीचे है मारमगांव पोर्ट, ये कहाँ पर है, ये गोवा में है। फिर इसके नीचे है न्यू मंगलोर पोर्ट, और ये कहाँ पर है, ये कर्नाटका में है। कुद्रेमुख माइन से जो भी आयरन ओर का एक्सपोर्ट होता है वो कहाँ से होता है, न्यू मंगलोर पोर्ट से होता है। और सबसे नीचे हमारा जो एक्सट्रीम साउथ वेस्ट पोर्ट है वो कौन सा है, कोची पोर्ट है। और ये जो कोची पोर्ट है ये लगून के एंट्रेंस पे लोकेटेड है। दूसरी साइड में आओगे तो इधर मिलेगा तूतीकोरिन पोर्ट। ये जो तूतीकोरिन है ये कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। और ये हमारी कंट्री का एक्सट्रीम साउथ ईस्ट पोर्ट है। अगर अपन बात करें एक्सट्रीम साउथ वेस्ट पोर्ट की तो वो कौन सा है, कोची पोर्ट है। और एक्सट्रीम साउथ ईस्ट पोर्ट हमारा कौन सा है, तूतीकोरिन है। तूतीकोरिन के ऊपर जाओगे तो चेन्नई है, और चेन्नई जो है वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट पोर्ट है हमारी कंट्री का। और ख़ास बात ये है कि चेन्नई आर्टिफिशियल पोर्ट है, मतलब इसको हमने ह्यूमन बींग्स ने खुद से बनाया है, ये नेचुरली नहीं बनाया है। तो ये जो चेन्नई पोर्ट है ये आर्टिफिशियल पोर्ट है। चेन्नई से ऊपर जाओगे तो इधर मिलेगा विशाखापट्टनम। ये जो विशाखापट्टनम है ये लैंड लॉक्ड पोर्ट है। कैसा पोर्ट है, लैंड लॉक्ड पोर्ट है। और लैंड लॉक्ड पोर्ट का मतलब ये ऐसा पोर्ट है जो कि चारों तरफ से लैंड से घिरा हुआ है, मतलब एक कोई छोटी सी ओपनिंग है, उस ओपनिंग में ये पोर्ट है, बाकी चारों तरफ से ये लैंड से घिरा हुआ है। ये होता है लैंड लॉक पोर्ट। तो विशाखापट्टनम कैसा पोर्ट है, लैंड लॉक पोर्ट है। इसके ऊपर जाओगे उड़ीसा में तो पारादीप पोर्ट है। पारादीप पोर्ट के ऊपर जाओगे तो इधर मिलेगा कोलकाता पोर्ट, और ये अपने आप में हमेशा से बेहद इंपॉर्टेंट रहा है। लेकिन कोलकाता पोर्ट की खास बात यह है कि ये रिवराइन पोर्ट है। कैसा पोर्ट है, रिवराइन पोर्ट है। और रिवराइन पोर्ट का मतलब ऐसा पोर्ट जो कि रिवर के शोर पे लोकेटेड होता है, जो कि रिवर के किनारे पे लोकेटेड होता है। तो ये जो कोलकाता पोर्ट है ये कोस्ट लाइन पे लोकेटेड नहीं है, ये ओशन पे लोकेटेड नहीं है, ये रिवर के किनारे पे लोकेटेड है, इसलिए कोलकाता पोर्ट इज़ अ रिवराइन पोर्ट। और कोलकाता पोर्ट को डीकंजस्ट करने के लिए बनाया गया हल्दिया पोर्ट। ये जो हल्दिया पोर्ट है ये सब्सिडरी पोर्ट है। बेसिकली कोलकाता पोर्ट को मदद करने के लिए सब्सिडरी पोर्ट के तौर पे बनाया गया हल्दिया पोर्ट को। देखो बहुत सिंपल, एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने बात करी दीनदयाल पोर्ट के बारे में। ये जो दीनदयाल पोर्ट है इसको कांडला पोर्ट भी बुलाया जाता है, एंड दीनदयाल पोर्ट इज़ अ टाइडल पोर्ट। दूसरा है मुंबई पोर्ट, ये बिगेस्ट पोर्ट है। तीसरा है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ये आज की डेट में हब पोर्ट है और इसको बनाया गया मुंबई पोर्ट को डीकंजस्ट करने के लिए। फिर चौथा है मारमगांव पोर्ट, ये कहाँ पर है, गोवा में है। आयरन ओर का खूब सारा एक्सपोर्ट होता है इस मारमगांव पोर्ट से। फिर पांचवा है न्यू मंगलोर पोर्ट, कहाँ पर है, कर्नाटका में है। कुद्रेमुख माइन से जो भी आयरन ओर का एक्सपोर्ट होता है वो कहाँ से होता है, न्यू मंगलोर पोर्ट के थ्रू होता है। फिर छठवा है कोची पोर्ट, ये हमारे कंट्री का एक्सट्रीम साउथ वेस्ट पोर्ट है, और ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये लोकेटेड है लगून के एंट्रेंस पे। दूसरी साइड में आओगे तो सातवां है तूतीकोरिन पोर्ट। ये जो तूतीकोरिन पोर्ट है ये हमारी कंट्री का एक्सट्रीम साउथ ईस्ट पोर्ट है। फिर आठवां है चेन्नई, चेन्नई जो है वो आर्टिफिशियल पोर्ट है। फिर नौवां है विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम जो है वो लैंडलॉक पोर्ट है। फिर 10वां है पारादीप, पारादीप कहाँ पर है, उड़ीसा में है, और इससे भी खूब सारी चीज़ों का एक्सपोर्ट होता है। फिर 11वां है कोलकाता पोर्ट, कोलकाता पोर्ट जो है वो रिवराइन पोर्ट है। और 12वां है हल्दिया, हल्दिया पोर्ट जो है वो कोलकाता पोर्ट का सब्सिडरी पोर्ट है। बस इतना करना है, एक मैप लो और मैप में इन सारे पोर्ट्स को लोकेट करो और इनकी ये जो छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इनको लिख लो। सब कुछ यही लिखा हुआ है टेक्स्ट में, सिर्फ एक मैप देखना है, उसको याद रखना है, बाकी पूरा जो टेक्स्ट में लिखा हुआ है वो कवर हो जाएगा। अपन फटाफट से देख लेते हैं। देखो हमारी कंट्री की कोस्ट लाइन कितनी है, 7516.6 किलोमीटर। हमारी कंट्री में 12 मेजर पोर्ट्स हैं और लगभग 200 नोटिफाइड नॉन मेजर पोर्ट्स हैं। अपने को इम्पोर्टेंस पता है कि हमारी कंट्री की जितनी भी फॉरेन ट्रेड है उसका 95% बाय वॉल्यूम सीज के थ्रू होता है, वाटरवेज के थ्रू होता है। अब आगे बात की गई है एक एक करके सभी पोर्ट्स के बारे में, 12 मेजर पोर्ट्स के बारे में। सबसे पहला है कांडला पोर्ट। ये कांडला पोर्ट कहाँ पर है, कच्छ में, गुजरात के कच्छ वाले रीजन में लोकेटेड है। और कांडला पोर्ट को डेवलप किया गया था इंडिपेंडेंस के बाद, जब कराची पोर्ट पाकिस्तान के पास में चला गया तो मुंबई पोर्ट के ऊपर जो बर्डन आया उस बर्डन को कम करने के लिए,
ये जो कांडला पोर्ट है इसको दीनदयाल पोर्ट भी बुलाया जाता है, अभी अपन ने पढ़ा है। और ये कैसा पोर्ट है? ये टाइडल पोर्ट है। फिर इसके बाद बात आती है मुंबई पोर्ट के बारे में। ये जो मुंबई पोर्ट है ये बिगेस्ट पोर्ट है। फिर तीसरा है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ये जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है इसको बनाया गया था मुंबई पोर्ट को डीकंजेस्ट करने के लिए, और आज की डेट में ये हब पोर्ट बन गया है। फिर इसके नीचे मारमगांव पोर्ट है, कहाँ पर है? गोवा में है। आयरन ओर का खूब सारा एक्सपोर्ट किया जाता है इस मारमगांव पोर्ट से। फिर नीचे आओगे तो न्यू मंगलोर पोर्ट है, कहाँ पर है? कर्नाटका में है। कुद्रेमुख माइन से जो भी आयरन ओर का एक्सपोर्ट होता है वो कहाँ से होता है? वो न्यू मंगलोर पोर्ट के थ्रू होता है। फिर है कोची पोर्ट। ये जो कोची पोर्ट है ये एक्सट्रीम साउथ वेस्टर्न पोर्ट है हमारी कंट्री का, और ये लोकेटेड है लगून के एंट्रेंस पे। फिर दूसरी साइड में आओगे तो क्या है? तो है तूतीकोरिन। ये जो तूतीकोरिन है ये एक्सट्रीम साउथ ईस्टर्न पोर्ट है हमारी कंट्री का, और ये जो तूतीकोरिन है ये कहाँ पर लोकेटेड है? तमिलनाडु में है। इसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो मिलेगा चेन्नई पोर्ट। अच्छा, ये लिखा हुआ है कि ये जो तूतीकोरिन पोर्ट है इसके थ्रू खूब सारा एक्सपोर्ट होता है हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ को, जैसे श्रीलंका है, जैसे मालदीव्स है। ये बेसिक चीज़ें ये आपको पता ही है कि भाई एक्सपोर्ट तो होगा ही, नेबरिंग कंट्रीज़ या दूर के कंट्रीज़ के साथ में खूब सारा एक्सपोर्ट होगा। फिर थोड़ा सा ऊपर आओगे तो चेन्नई पोर्ट है, और चेन्नई इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट ऑफ आवर कंट्री। चेन्नई इनफैक्ट जो है वो मुंबई के बाद दूसरे नंबर पे आता है। उसके थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो विशाखापट्टनम पोर्ट है, और ये कैसा है? ये डीपेस्ट लैंड लॉक्ड एंड वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट है। उसके ऊपर जाओगे तो पारादीप पोर्ट है, ये कहाँ पर है? उड़ीसा में है। फिर उसके ऊपर जाओगे तो कोलकाता पोर्ट है, और ये कैसा पोर्ट है? इनलैंड रिवराइन पोर्ट है। और ये जो कोलकाता पोर्ट है ये हमेशा से बेहद इंपॉर्टेंट रहा है। और ये जो कोलकाता पोर्ट है ये भी टाइडल पोर्ट है, इसको भी याद रखना। अपन ने शायद बोला नहीं, कोलकाता पोर्ट जो है वो कैसा पोर्ट है? टाइडल पोर्ट है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना। कोलकाता पोर्ट और कांडला पोर्ट दोनों ही कैसे पोर्ट हैं? टाइडल पोर्ट हैं। इस कोलकाता पोर्ट को डीकंजेस्ट करने के लिए बनाया गया हल्दिया पोर्ट, और हल्दिया पोर्ट जो है वो आज की डेट में सब्सिडरी पोर्ट है। ये सारे 12 मेजर सी पोर्ट्स, मैप लो, मैप में प्लॉट करो, और छोटी छोटी इंपॉर्टेंस जो भी है इनकी उसको लिख लो, बाकी टेक्स्ट को पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। फिर इसके बाद बात की गई है एयरवेज के बारे में, और एयरवेज सबसे सिंपल टॉपिक अपने को पता है, फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, सबसे कंफर्टेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, और प्रेस्टिजियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। गरीब लोगों के लिए नहीं है, अमीर लोगों के लिए है। एयरवेज का फ़ायदा ये है कि किसी भी डिफ़िकल्ट टेरेन को एयरवेज के थ्रू कवर किया जा सकता है। आपको किसी हाई माउंटेन के ऊपर जाना है, किसी डेजर्ट एरिया में जाना है, किसी डेंस फॉरेस्ट के ऊपर से निकलना है, लंबे चौड़े ओशन के ऊपर से निकलना है, जहाँ पे रोड, रेल, वाटरवेज कोई भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं जाएगा, वहाँ पे एयरवेज चला जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बेसिक 2-3 चीज़ें, एक तो ये फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, दूसरा मोस्ट कंफर्टेबल है, तीसरा प्रेस्टिजियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, और बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसका डिफ़िकल्ट टेरेन्स को कवर करने में। फिर आगे वही बात की गई है कि सोच के देखो, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है, वहाँ पे बड़े बड़े रिवर्स हैं, वहाँ पे खूब सारे डेंस फॉरेस्ट हैं, वहाँ की टोपोग्राफी जो है वो बहुत ही अनड्यूलेटिंग है, कभी फ्लड्स आ जाते हैं, कभी कुछ दिक्कत हो जाती है। तो वहाँ पे कैसे कवर किया जाए चीज़ों को, वहाँ पे कवर करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एयरवेज। इनफैक्ट अपन ने पढ़ा हुआ है, देखा हुआ है कि जब किसी एरिया में फ्लड्स आ जाएँ या कोई नेचुरल कैलेमिटी हो जाए तो फूड की सप्लाई की जाती है। जो भी बेसिक एमिनिटीज़ की चीज़ें होती हैं, जो भी बेसिक ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, उनको प्लेन्स के थ्रू, उनको एयरवेज के थ्रू सप्लाई किया जाता है। तो एयरवेज का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है डिफ़िकल्ट टेरेन्स को कवर करने में। और अब एयरवेज की वजह से टाइम भी कम लगता है, और जो टेरेन्स हैं उनको एक्सेस करना बेहद ईजी हो गया है। एक पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड नाम की कंपनी है जो कि हमारे कंट्री के ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशंस को ऑफशोर सर्विस प्रोवाइड करती है। ऑफशोर का मतलब जो कि अवे फ्रॉम द कोस्ट, ओशन के बीच में लोकेटेड है। और अपने को ये पता है कि ऑयल और नेचुरल गैस के जो प्लांट्स होते हैं वो ओशन के बीच में होते हैं, जैसे मुंबई आई है, जैसे बसीन है। तो ये जो ऑफशोर लोकेशंस पे ऑयल एंड नेचुरल गैस के कॉरपोरेशंस हैं उनको सर्विसेज प्रोवाइड करता है पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड। अपने को ये भी पता होना चाहिए कि एयरवेज को नेशनलाइज कब किया गया था? 1953 में नेशनलाइज किया गया था। अच्छा, सरकार लेकर आई है एक स्कीम जिसको बुलाया जाता है उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक। बेसिकली ये रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है। इसके थ्रू सरकार कोशिश कर रही है कि ये जो एयरवेज हैं ये सभी लोगों के लिए एक्सेसिबल हों। कॉमन सिटीज़न जो आम आदमी है वो भी एयरवेज को अफोर्ड कर पाए, और जो ट्रांसपोर्ट का मोड है वो और थोड़ा तेज हो। आम आदमी तक एयरवेज को पहुंचाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन लेकर आई है एक स्कीम जिसको बुलाया जाता है उड़ान, जिसकी फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक।
ये एक रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है। इसके थ्रू जो भी एयरवेज की कंपनीज हैं उनको प्रमोट किया जा रहा है कि वो रीजनल और रिमोट एरियाज़ में भी अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करें। सरकार इसमें मदद करती है। और इसके साथ आज की अपनी बातचीत अपन ख़त्म कर रहे हैं। मेजर सी पोर्ट्स बेहद इंपॉर्टेंट है, उसको मैप में लोकेट कर लो और ढंग से 2-3 इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ें हैं उनको देख लो। बाकी एयरवेज तो आपको पता है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। ये याद रख लेना कि एक उड़ान नाम की स्कीम है। बाकी आगे कम्युनिकेशन की बातचीत की गई है, उसको अपन पढ़ेंगे अगले सेशन में। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। जाने से पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू वेरी मच।